अब ननद चलाएगी ससुराल। अपने कमरे में बैठी अंकिता एक बार किताबों के ढेर को देखती तो एक बार एग्जाम के शेड्यूल को। हे भगवान, 10 दिन बाकी है एग्जाम को, इतना सारा सिलेबस करना है, कैसे होगा सब। एक तो कॉलेज वाले भी ना 10 दिन पहले कौन बताता है कि एग्जाम होने वाले हैं। इनका बस चले ना तो एग्जाम के दिन ही शेड्यूल लाते। अब कैसे क्या करूं मैं। और अपने बुक्स को निकाल कर निकिता पढ़ने बैठ जाती है। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं होते कि उसे अपनी भाभी की आवाज सुनाई देती है। अरे अंकिता, कहाँ चली गई तू? ये लड़की भी ना कमरा बंद करके बैठ जाती है। कहाँ हो अंकिता? अंकिता को ढूंढती हुई सीमा उसके कमरे में पहुंच जाती है। ये तुम बार बार दरवाजा क्यों सटा लेती हो? चलो उठो और बाहर डेयरी की दुकान से एक ब्रेड का पैकेट लाकर दे दो मुझे। वो क्या है ना, चिंटू सैंडविच खाने की बड़ी जिद कर रहा है। भाभी, मैं आधे घंटे के बाद जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बस एक चैप्टर कंप्लीट करके जाती हूँ। अरे बस 2 मिनट तो लगेंगे अंकिता, 2 मिनट में क्या ही हो जाएगा। और पढ़ना है ना तो कल सुबह 3 बजे उठ जाना। जी भाभी। बाजार जाकर अंकिता अपने भतीजी के लिए ब्रेड लेकर आती है और वापस अपने कमरे में जाकर जैसे ही बुक्स खोलती है, चिंटू का हाथ पकड़े सीमा वहां आ जाती है। जब तक मैं तेरे लिए सैंडविच बना रही हूँ तू यहीं बुआ के पास बैठ। सैंडविच तो मैं खाता ही नहीं मम्मी। तू चुप रह, तुझे क्या पता तू क्या खाता है क्या नहीं। अंकिता, जरा इसे देख लो ना, आजकल बिल्कुल भी ट्यूशन में नहीं पढ़ता। अगले महीने से इसके एग्जाम है। बताओ, यहीं बैठकर तू बुआ के पास पढ़, समझा? एक छोटा सा बच्चा अगर आपके पास बैठा हो तो वो आपको पढ़ने देगा क्या? चिंटू ना तो खुद पढ़ता है ना ही अपनी बुआ को पढ़ने देता है और इसी में 2 घंटे निकल जाते हैं। यहाँ तो कोई मुझे पढ़ने ही नहीं देगा, मैं छत पर जाकर पढ़ लेती हूँ। जैसे ही अंकिता छत की सीढ़ियाँ चढ़ती है। अच्छा, तुम छत पर जा रही हो अंकिता? तो एक काम करो ना, ये कपड़े पड़े हैं, मुश्किल से 20 मिनट में मशीन में धुल जाएंगे। फिर एक ही बार में कपड़ों को लेती हुई छत पर चली जाना। एक पन दो काज। भाभी, वो मैं छत पर पढ़ने के लिए जा रही थी, 10 दिन के बाद मेरे मास्टर्स की एग्जाम है। अरे तो ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात हो गई। आधे घंटे पढ़कर कोई बैरिस्टर नहीं बन जाओगी तुम। ये सब तो बस काम से बचने के बहाने हैं। मैं नहीं जानती क्या? मैंने भी पढ़ाई की है, कोई अनपढ़ गवाह नहीं हूँ मैं। कभी कोई काम तो कभी कोई काम, इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और अंकिता एक शब्द भी नहीं पढ़ पाती। अब तो माहौल शांत लग रहा है, अब आराम से पढ़ सकती हूँ। तभी आ जाती है सीमा। सुबह से पढ़ तो रही है तू, अब और कितना पढ़ेगी? जा जरा आटा गूंद दे और सब्जियां भी काट देना, मैं आकर सब्जी बना दूंगी। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, इसी तरह अंकिता की दोनों भाभियां उसे घर के कामों में ही लगा कर रखती थी ताकि वो कभी पढ़ाई ना कर सके। पर अंकिता हार मानने वालों में से नहीं थी। रात को सभी के सोने के बाद वो अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाती है। अरे भाभी, उस अंकिता से इतना काम करवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कल रात को जब मैं पानी लेने उठी ना तो वो 3 बजे भी पढ़ाई कर रही थी। ऐसे तो वो पास हो जाएगी। ज़्यादा अगर पढ़ लिख गई तो इस घर में तीसरा हिस्सा मांगने खड़ी हो जाएगी। भाभी, कुछ तो तिगड़म करो। अरे तू चिंता मत कर, अभी 8 दिन बाकी है एग्जाम में। मैंने सोच लिया है, ऐसा इंतज़ाम करूंगी कि वो इस बार की परीक्षा दे ही नहीं पाएगी। और दोनों देवरानी जिठानी मिलकर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देती हैं। एक रात जब सभी खाने के टेबल पर बैठे थे, अंकिता अपने कमरे में पढ़ने के लिए चली जाती है और मौके का फायदा उठाती हुई प्रिया कहती है, रात भर जाकर दीदी ने अपनी आंखों के नीचे काले गड्ढे कर लिए, सच में। पर क्या फायदा इतनी मेहनत का? कितना भी पढ़ ले, आखिर तो दीदी के ससुराल वालों पर ही डिपेंड करेगा ना कि वो दीदी को नौकरी करने देंगे या नहीं। मैं भी तो ग्रेजुएट हूँ, शादी के बाद कहाँ काम आई डिग्री? ससुराल में तो चूल्हा चौका ही काम देता है कि नहीं माँ जी? किताबें पढ़ने से रोटियां नहीं बन जाती। पति का पेट डिग्री से नहीं भरेगा, रोटियों से भरेगा। ऊपर से उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए, चेहरे पर इतने दाने हो गए, ऐसे में कौन लड़का पसंद करेगा? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा मत बोल। तू क्या कहता है सुमित? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। बात तो बहुएं भी ठीक कह रही है। हाँ माँ, इन दोनों की बात में दम तो है। काम के चक्कर में हमने तो ये सोचा ही नहीं कि अब अंकिता की शादी की उम्र हो गई है और अगर वो घर का कामकाज ना सीख कर पढ़ाई ही करती रहेगी तो कैसे बसा पाएगी अपना ससुराल। पर अभी 1 हफ्ते बाद उसके एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम दे देती है, उसके बाद देखते हैं क्या करना क्या नहीं। क्या देवर जी, आप भी ना, अगर दीदी ने एग्ज़ाम दे दिए तो उसके बाद उनका पढ़ने का और जी करेगा और वो चाह कर भी ना पढ़ाई नहीं छोड़ पाएगी। और ससुराल ने आगे पढ़ने नहीं दिया तो
उनका दिल नहीं दुखेगा? उनके साथ हम इतना बुरा तो नहीं कर सकते ना। पौधा उखाड़ कर कहीं और लगाया जा सकता है, पर वो अगर पेड़ हो जाए ना तो उसे तो काटना ही पड़ता है। और सभी मिलकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब अंकिता नहीं पढ़ेगी। प्रिया अंकिता के कमरे में जाकर उसे ये बताते हुए कहती है, हो गया ननद जी, जो पढ़ाई करनी थी कर ली आपने, अब रसोई संभालिए। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? अभी मुझे होटल मैनेजमेंट के एंट्रेंस का एग्ज़ाम भी देना है। मेरे सपने बहुत बड़े हैं भाभी, मैं किचन में इस तरह अपने सपने बर्बाद नहीं कर सकती। ये घर संभालना कोई होटल मैनेज करने से कम थोड़ी ना है। ये रहा होटल, अब करते रहिए मैनेज। बेचारी अंकिता पूरी रात रोती रहती है और रोते हुए अपनी फ्रेंड सोना को कॉल करती है। अरे तू पागल है क्या? क्यों रो रही है? अरे भाई तेरे रोने से क्या हो जाएगा? ये दुनिया ना बड़ी जालिम है अंकिता, खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। जिसने तेरी जिंदगी खराब की है तो उसकी जिंदगी खराब कर दे। तूने ठीक कहा सोना, भाभीयों ने तो अपनी काली दाल बना ली, पर अब उसमें तड़का तो अंकिता ही लगाएगी। और अगले दिन से ही अंकिता अपना खेल शुरू कर देती है। दोनों भाभियां हर वक्त उससे अपना काम करवाती जा रही थी, कभी रसोई का तो कभी पर्सनल, और खुद आराम फरमा रही थी। अंकिता भी उन्हें बिना कुछ कहे सारे काम करती जाती है। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, प्रिया को अकेला किचन में पाकर वो कहती है, मैं आप दोनों की कितनी ही मदद कर पाती हूँ भाभी, आपको तो काम में हाथ लगाना पड़ ही जाता है। वो तो है अंकिता, काम जो इतना होता है रसोई का। सही बात है भाभी। अरे आपने अभी अभी मैनिक्योर करवाया था ना? ओहो, पूरे नेल्स खराब हो गए। पर सीमा भाभी के तो पूरे चकाचक थे। अच्छा हाँ, वो फिर बर्तनों को हाथ नहीं लगाती होगी ना। अभी देख लीजिए ना, वो सो गई है और आप अभी तक मेरे साथ लगी पड़ी हैं। ये सुनते ही प्रिया वहां से चली जाती है। बात तो ये अंकिता सही कह रही है, भाभी बड़े होने का कोई फायदा उठाना नहीं छोड़ती। अगली सुबह अंकिता चाय का कप लेकर अपनी बड़ी भाभी के कमरे में जाती है। अरे तू, अरे अरे उठिए मत भाभी, बेड पर ही पी लीजिए चाय। 8-10 मिनट 20 मिनट सो लीजिए, मैं हूं ना किचन में। वैसे भी चिंटू के चक्कर में आराम कहाँ मिल पाता है आपको। चलो, किसी को तो बच्चा संभालना एक काम लगा। हमारे साथ काम करते करते समझ आ गई है तुझमें। आंखों देखी को झुठलाया तो नहीं जा सकता ना भाभी, पर पता नहीं प्रिया भाभी ऐसा क्यों कह रही थी। प्रिया क्या कह रही थी वो? बता। अरे नहीं, अरे बता ना। वो कह रही थी कि लोग बच्चे का नाम लेकर काम से बचना चाहते हैं बस। नहीं, पर वो ना आपके लिए नहीं होगा। पर ये भी है कि इस घर में आपके अलावा बच्चा है ही किसका। खैर मैं ना नाश्ते की तैयारी करने जाती हूँ, आप बड़ों की बात में मेरा बोलना बनता नहीं है। ये कहकर अंकिता वहां से चली जाती है। खुद से तो इससे चूहा तक पैदा नहीं होता और मुझे बता रही है। अंकिता के बाद अब इस प्रिया का हिस्सा भी इस घर से कम करना होगा। और इस तरह अंकिता दोनों भाभियों में मनमुटाव करवाती जाती है और एक दिन दोनों फट जाती है। प्रिया जा तो वो कपड़े देख ले तू। ये अंकिता भी कहीं नहीं दिख रही, मुझे उसे मार्केट भेजना है। वो मेरे ही काम से बाहर गई हुई है, वो सब छोड़िए आप, मैं देख लूँ कपड़े। रियली? ताकि मेरा नया मैनिक्योर फिर से खराब हो जाए। अरे भाभी बहुत हो गया, बहुत हुआ आपका ड्रामा। शादी होकर जब मैं आई थी, मेरी दुर्दशा कम नहीं की थी आपने। ओहो, मुंह से अब बोली निकलने लगी तेरे। तुम जैसे को इतना समझदार बना दिया, ये मेरी ही गलती है। सपोला पाल रही थी मैं। मेरी माँ को गाली देने वाली तो होती कौन है? तू होगी सपोली, तेरा पूरा खानदान सांप बिच्छू ही तो है। और दोनों बहुओं की बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे भी अपना काम तो मैं खुद करती हूँ, तू अपने काम अलग से कर ले। वो तो होगा ही, पर अब और भी बहुत कुछ अलग होगा। बस बहुत हुआ। इस तरह लाड लाड कर घर का माहौल खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम दोनों के काम बांट देती हूँ। और अंकिता की पहली चाल बहुत सही पड़ती है। दोनों भाभियों के आपस की लड़ाई में अंकिता काम से बच निकलती है। अब समय आ गया है ये पूरा घर अपने हाथ में लेने का। अपने भाइयों और माँ के साथ अंकिता हॉल में बैठी थी। तभी प्रिया सभी को चाय देकर रसोई में चली जाती है। भाभी ने फिर नई साड़ी ले ली, और ली भी तो इतनी महंगी साड़ी। घर पर पहनकर खराब तो नहीं करनी चाहिए उन्हें। अरे नहीं, ये तो मुझे कह रही थी 450 की पड़ी वो साड़ी।
अच्छा, तो ऐसी ही एक साड़ी मेरे लिए भी आप लेकर आइए ना भैया। शादी के बाद मेरे ससुराल में काम आ जाएगी। 3,500 की साड़ी है ये। कल ही मैंने इसे शोरूम के डिस्प्ले पर देखा था। पर बहू ने तो मुझसे कहा कि ये साड़ी उसकी माँ ने उसे भेजी है। यानी कि हो गई ना 2 बातें। किचन से अंकिता आकर अपने भाइयों के पास बैठ जाती है और अपने बड़े भाई से कहती है, कितने दिन की हूँ और मैं इस घर में, थोड़ा मुझ पर भी खर्च कर दिया करो भैया। आजकल ना तेरे भाई का हाथ जरा तंग है बहना। ये कैसी तंगी है भैया कि भाभी अपने मायके में भी 5-10 हज़ार रुपये हर हफ्ते भेज देती है। अब वो तो बेचारी कमाती भी नहीं, तो आप ही देती होंगे ना पैसे उन्हें। अरे यहाँ मैं पाई पाई करके पैसे जोड़ता हूँ और ये पैसे अपने मायके भिजवा देती है। ये तो गलत है। ये दोनों बहुएं बेफिजुल के खर्चे कर रही हैं। वैसे पैसे कहाँ से आ रहे हैं उनके पास? तूने तो अकाउंट्स में ग्रेजुएशन किया है बेटा, तू ही समझा दे जरा। ये खर्च घर खर्च के पैसे से निकाले जा रहे हैं मम्मी। दोनों भाभीियों को आप अलग अलग 30-30 हज़ार रुपये देती हैं। इस घर को चलाने के लिए मुश्किल से 35 हज़ार रुपयों की ज़रूरत है और दोनों के पास है कितने? 60 हज़ार। तो बचे हुए 25 हज़ार तो उड़ाए ही जाएंगे ना। तो रुक, मैं अभी इन दोनों की क्लास लगाता हूँ। सीमा और प्रिया को हॉल में बुलाया जाता है। आज से इस घर का बजट अंकिता देखेगी। राशन के पैसे, हाथ खर्च के पैसे और जो भी एक्स्ट्रा पैसे जिसे भी चाहिए होंगे उसे वो पैसे अंकिता से ही मांगने होंगे। अब इसने कॉमर्स की पढ़ाई की है तो कम से कम उस पढ़ाई का इस्तेमाल तो हो। और अगले दिन से अंकिता के दिन पलट जाते हैं। जिस अंकिता को अब तक घर पर नौकरानी की तरह रखा जा रहा था, आज घर का सारा मालिकाना हक उसी के हाथ में था। अंकिता देखती है कि सुबह सुबह उसकी बड़ी भाभी ने किसी दुकान से राशन मंगवाया है। रुकिए भैया, ये राशन वापस ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए बाबा? महीने की 1 तारीख है। आज राशन रसोई में नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा? राशन का इतना अंदाज़ा तो मुझे हो ही गया है भाभी। अभी भी रसोई में इतना राशन है कि 15 दिन राशन आराम से चलाया जा सकता है। तो आपने राशन के नाम पर अपनी जो बॉडी वॉश क्रीम मंगवाई है, आप उन्हें वापस भिजवा सकती हैं, क्योंकि उनके पैसे घर से तो नहीं जाने वाले। हॉल में पैर पर पैर चढ़ाए अंकिता टीवी देख रही होती है। तभी वहाँ प्रिया आती है। दीदी वो मुझे 1000 रुपये चाहिए। आज आपने मुझे अकेले में भी दीदी बोला वरना अकेले में तो आप मेरा नाम लिया करती थी। खैर भाभी, 1000 रुपये किस लिए चाहिए? वो मुझे कोई सामान लाना है। कोई सामान के लिए मेरे बजट में जगह नहीं है भाभी। सामान क्या है साफ साफ बताइए। और आप ना महंगा ले आएंगी तो आप मुझे सामान ही बता दीजिए, मैं मंगवा देती हूँ। आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए, मैं लिख देती हूँ ना कॉपी में कि मैंने लिया है 1000 रुपये। ज़रा हाथ दिखाइएगा भाभी। अच्छा, तो पार्लर जाया जा रहा है मैनिक्योर करवाने। एक काम कीजिए भाभी, एक बर्तन में पानी लीजिए, उसमें शैम्पू डाल दीजिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और हाथ डुबोकर बैठ जाइए। घर में ही मैनिक्योर हो जाएगा। क्यों बर्बाद करने हैं पैसे? हाथ में पैसे आ गए तो हम पर हुक्म चला रही है। चला चला, देखते हैं कब तक चला लेती है तू। अंकिता अपना हाथ कस लेती है और हर चीज की पूरी निगरानी शुरू कर देती है। एक रोज अपने कमरे में छिपकर सीमा अपने भाई से बात कर रही होती है। अरे भाई, मैं तुझे कैसे पैसे भेजूं? तेरे दिमाग के पैदल जीजा को तो मैं धोखा दे देती थी, पर अब ये मेरी ननद हर वक्त मेरे सर पर नाक की तरफ फन मारकर बैठी रहती है। तो यहाँ जाते थे पैसे। वैसे इस बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली मैंने। अब ये प्रूफ बस सभी के सामने रखना बाकी है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ अंकिता, प्लीज ऐसा मत करना। मेरा घर टूट जाएगा अंकिता। तो टूट जाए भाभी, मेरा भी तो जीवन खराब किया है ना आपने, नहीं किया क्या? अब अंकिता एक डिक्टेटर की तरह अपनी भाभीियों को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर देती है। प्रिया भाभी कहाँ हैं आप? आपके मायके वालों के पास तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो फिर मायके से आप इतनी साड़ियाँ कैसे ला रही हैं? और ये खाने का बिल कहाँ से आया? मतलब आप रात को बाहर से खाना भी मंगवा कर खा रही हैं? अभी भी महीने के पैसों में से बचाए हुए पैसे आपके पास भरे पड़े। अब तो ये सारी बातें घर वालों के सामने लानी ही पड़ेगी मुझे। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ अंकिता। तू कहेगी तो मैं तेरे पैर भी दबा दूंगी, तेरा सर दबा दूंगी, तुझे रानी की तरह रखूंगी। तो एक काम कर, ज्यादा नाराज है ना तो मुझे 2 झापड़ मार ले, सच में, पर मेरे साथ ऐसा मत कर। थप्पड़ मारकर मेरे सपने वापस लौट आएंगे क्या भाभी?
इस घर में मैं और कितने दिन राज कर लूँगी? ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल। उसके बाद तो आप आज़ाद हो ही जाएंगे ना। पर आपने तो मुझे जीवन भर के लिए पिंजरे में बंद कर दिया, काट दिए मेरे पंख, छुड़वा दी मेरी पढ़ाई। तुझे क्या लगता है ये सारी बातें अगर मेरे पति को पता चल गई तो वो कभी मुझ पर विश्वास कर सकेंगे? इन्होंने तो मुझे बाहर ले जाना भी बंद कर दिया है, एक पैसे नहीं देते, ऊपर से मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं। हमारा घर टूट रहा है दीदी, प्लीज़। हाँ दीदी, जो हुआ उसे भूल जाइए। मेरा दिमाग बड़ा तेज़ है भाभी। वो दिमाग अगर पढ़ाई में लगा रहा होता तो आज मैं न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होती। पर आप ही तो चाहती थी कि मैं रसोई में रहूँ, तो फिर दिमाग अगर रसोई में चलेगा तो पीसेंगी तो आप दोनों ही ना। नहीं चलेगा रसोई में दिमाग, अब आप पढ़ाई करेंगे। एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम छूटा है ना, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इस सेमेस्टर की भी एग्ज़ाम दे दीजिएगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप सारे सिलेबस कवर कर लेंगी दीदी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सब करके हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आपको पढ़ाई ही शोभा देती है और हम दोनों को रसोई का काम। जिस तरह से हमने सभी को आपकी पढ़ाई के खिलाफ किया था, हम उन्हें पढ़ाई के फ़ायदे बताएंगे। किस तरह आज पढ़े लिखे होने के कारण ही आप घर का बजट संभाल पा रही हैं और बहुत कुछ कर पा रही हैं। दीदी पर प्लीज़ आप इस काम को छोड़ दीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और आखिर वो हो ही जाता है जो अंकिता चाहती थी। 6 महीने बाद। अरे दीदी, आपने अपना टिफ़िन छोड़ दिया, एग्ज़ाम के ब्रेक में क्या खाएंगी आप? दीदी आपने बॉक्स रखा ना। एक मिनट दीदी, ये दही चीनी खा कर जाइए, शुभ होता है। भगवान करे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और ये ननद को जिस तरह अपनी भाभीयों के ससुराल को चलाती है कि उन दोनों को लाइन पर ला देती है। अंकिता अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेती है और उसे फॉरेन में जॉब भी लग जाती है और अपने पंख फैलाती हुई अंकिता एक अच्छी खासी सैलरी पर विदेश चली जाती है।